नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2 लहासा की ओर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अपने इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने नेपाल के रास्ते से की थी। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। उससे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। क्या था उनका मूल नाम? केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई और सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पहले उनका नाम केदार पांडे जी था, लेकिन जब उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। और राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था और सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और राहुल सांकृत्यायन साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी है? 150। और राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है। और यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, मतलब बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। उन्होंने अपनी मंजिल को नहीं, बल्कि यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया कि एक घुमक्कड़ के लिए उसका जो यात्रा है वही उसका घुमक्कड़ का उद्देश्य होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। उन्होंने एक भिखमंगे का वेश धारण करके इस यात्रा को किया। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी कठिन स्थानों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। लहासा की ओर। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीज़ें तिब्बत जाया करती थी। रास्ते में पुराने किले थे जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं, कि वहाँ पर किसी भी तरह का जाति पाति का, छुआछूत का भेदभाव नहीं है और औरतें भी वहाँ पर पर्दा नहीं करती। इसका अर्थ है कि वहाँ पर औरतों को पुरुषों के समान ही समझा जाता है। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं कि अगर आप
वहाँ पर अपरिचित भी हैं कि वो आपको जानते भी नहीं हैं, फिर भी वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। चाहे आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु यानी सुम्मति मिल जाता है। सुम्मति जो है वो लेखक को इसी यात्रा के दौरान मिला था और वह एक मंगोल भिक्षुक है जिसका नाम लोब्जंग शेख था और इसी का अर्थ होता है सुम्मति प्रज्ञ। सुम्मति प्रज्ञ यानी कि जिसको बहुत ज्ञान हो। ठीक है। सुम्मति की वहाँ पर बहुत ही अच्छी जान पहचान है क्योंकि वो एक मंगोल भिक्षुक है, तो उसकी वहाँ पे उसके काफ़ी यजमान हैं। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। लेखक को वहाँ पर भिखारी का वेश धारण करने के बावजूद भी सुम्मति की जान पहचान होने के कारण अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे जब एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी। अब लेखक जो हैं अपने 5 साल बाद की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि जब वो 5 साल बाद इसी यात्रा पर आए थे तब वो एक भद्र यात्री के रूप में यानी कि एक सज्जन पुरुष के रूप में आए थे घोड़े पर सवार होकर। तब उन्हें वहाँ पर किसी ने भी रहने के लिए जगह नहीं दी थी। अब लेखक आगे बताते हैं कि तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थोंगला पार करना था, कि अब उन्हें अपनी आगे की यात्रा करनी थी, वहाँ पर उन्हें थोंगला पार करना था। उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं और उसके बाद उसका सामान देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी आसपास गांव ना होने के कारण वहाँ पर कोई लोग भी नहीं थे और जब भी कोई यात्री आता था वहाँ पर तब डाकू जो हैं उसे घेर लेते थे और उसका जो है सामान लूट लेते थे। और यहाँ यह हथियार का कानून ना होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था हथियार का, तो लोग जो हैं अपने साथ बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहाँ खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। लेकिन लेखक को खून की चिंता नहीं थी, अपनी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो एक भिखमंगे के वेश में थे और जहाँ पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि हमें खतरा है तो वहाँ पर वे भीख मांगते हुए वहाँ से आगे निकल जाते थे। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं। एक जगह पर वे चाय भी पीते हैं और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। डांडा जो है सबसे ऊंची ज़मीन है। ठीक है। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे, कि पहाड़ों पर ना तो बर्फ थी और ना ही हरियाली थी, मिट्टी के ढेर के समान दिखाई दे रहे थे। सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान था। वहाँ पर उनके देवता का स्थान था और उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा और जब चढ़ाई से उतरने का समय आया तब लेखक का जो घोड़ा है बहुत ही धीरे चलने लग गया। उसने उसको यह सोचकर मारना उचित नहीं समझा कि वह थक चुका है, वह पीछे रह गया और लेखक जो है इसी कारण जो है पीछे रह गए। आगे एक जगह 2 रास्ते बने हुए थे। अब वो ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। लेखक जिस रास्ते पर जाता है पूछने पर पता चलता है कि यह रास्ता उचित नहीं है। अब लेखक तो पीछे रह गया था और ना ही उन्हें कोई बताने वाला था कि कौन सा रास्ता सही है, तो लेखक गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जब किसी से पूछते हैं वो तब उन्हें पता चलता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, तो वे वापस आकर सही रास्ते पर चलते हैं और शाम को गांव पहुंचते हैं। वहाँ सुमति गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुमति तो पहले पहुंच जाता है क्योंकि उसे तो रास्ते का ज्ञान था, लेकिन लेखक भटक गए थे अपने रास्ते से, इसलिए वह वहाँ लेट पहुँचे और सुमति गुस्से से लाल होकर उसकी प्रतीक्षा इंतजार कर रहा था। लेखक बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
और सुमति शीघ्र ही शांत हो गया। अब लेखक बताता है कि भाई घोड़े की गलती है इसमें, वो थक गया था, वो बहुत ही धीरे चल रहा था जिस वजह से मैं पीछे रह गया। तब सुमति जो है जितनी जल्दी उसे गुस्सा आता है उतनी जल्दी वह शांत हो जाता है। लंकोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और थुक्या नामक तरल पदार्थ खाने को मिला। सत्तू जो है भुने हुए अन्न जैसे कि जौ और चने का आटा होता है, उन्हें चाय के साथ वो दिया गया। और जो थुक्पा है वो तिब्बत की जो है एक फेमस डिश है। ठीक है, अब आगे लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे एक ऐसे स्थान की ओर गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के अंदर की पहाड़ी दिखाई देती थी। इस पहाड़ी को तिंगरी समाधि गिरी कहते हैं। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे उन्हें कपड़े के गंडे बनाकर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। जो गंडे हैं, गंडे क्या होते हैं? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। ठीक है, जो सुमति एक बौद्ध भिक्षुक था, तो वह अपने यजमान, जो उसके यजमान रहते थे वहाँ पर बहुत सारे, तो उनके लिए वो मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा लेकर आया था और वह उनमें अपने यजमानों में वो बांटना चाहता था, इसलिए उनके पास जाना चाहता था। लेखक को लगा कि 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अब लेखक ने सोचा कि यदि वो अपने हर यजमान के पास जाएंगे तो ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा, लगभग 1 सप्ताह लग जाएगा। तो लेखक ने उनको कहा कि वे जिस गांव में ठहरे हैं उसी में गंडे बांटें, आसपास के गांव में ना जाएं। लहासा पहुंचने पर लेखक उसे रुपए दे देगा। सुमति मान गया। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला। अब यहाँ पे भारवाहक का अर्थ है भरिया या भारवाहक, या जैसे कि आप कुली कह सकते हैं, कुली। ठीक है, कोई भी उन्हें भारवाहक नहीं मिला। उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा। वहाँ की धूप भी अजीब थी। उनका माथा धूप से जल रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ रहा था। अब सामने से तो तेज धूप लग रही थी और पीछे और हवा भी ठंडी चल रही थी, तो इस वजह से उनका जो कंधा है वो ठंडा पड़ रहा था। वे सामान पीठ पर लादकर चल पड़े। वे सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत कई जागीरों में बटी हुई है। इनका ज़्यादातर हिस्सा मठों में सम्मिलित है। जागीरदार खेती खुद ही करते हैं और एक भिक्षुक उनके इंतजाम को देखता था, और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। और जागीर के आदमियों के लिए वो जो इंतजाम देखता था वो किसी राजा से कम नहीं था। शेखर का मुखिया बड़ा भद्र था। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया। अब वहाँ पर किताबें थी और लेखक थे वो, तो उनको तो किताबें पढ़ने का बहुत ही, लिखने का, पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। और जो किताबें थी वो बहुत ही मोटे कागज़ पर लिखी हुई थी और प्रत्येक पोथी का वजन 15 सेर के लगभग था। यानी कि एक सेर में लगभग 1 किलो वज़न होता है। तो हर एक पोथी जो है, हर एक किताब जो है, उसका वजन लगभग 15 सेर था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े, जिनके यहाँ वो ठहरे थे, जो भद्र पुरुष थे, शेखर का मुखिया। उनसे विदाई लेकर वो अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। तो बच्चों, ये था पाठ लहासा की ओर का सारांश। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।